हैव अ नाइस टाइम डियर स्टूडेंट्स। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग इट, हियर एंड देयर का प्रयोग सीखेंगे। क्योंकि हम लोग इट का हिंदी अर्थ समझते हैं यह, और हम ये भी समझते हैं कि इसे हम केवल निर्जीव वस्तुओं के साथ ही यूज करते हैं, लेकिन इट का प्रयोग बहुत सारी जगहों पर होता है जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने और समझाने वाला हूं। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कोई सवाल आपका हो तो कमेंट में छोड़ दीजिए, आपका जवाब आपको समय के अंदर मिल जाएगा। तो आइए हम इट के बारे में समझते हैं। यदि वाक्य में निर्जीव वस्तु, ऋतु या मौसम, महीना या माह, दिन, तारीख या वर्ष, समय, सुबह, शाम, दोपहर, रात इत्यादि बातों को प्रकट किया जा रहा है और ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट न होने की स्थिति में सब्जेक्ट के स्थान पर हम इट लिखते हैं। आइए हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम समझाते हैं कि दिए गए कंडीशंस में हम इट का प्रयोग किस प्रकार से करेंगे। क्योंकि पिछली वीडियो में हम लोगों ने ये समझा था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट होता है, यानी किसी भी सेंटेंस की शुरुआत हम कहां से करते हैं? सब्जेक्ट से करते हैं। और ऐसे वाक्यों में तो सब्जेक्ट दिया ही नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे? तो ऐसे वाक्यों में दिए गए कंडीशन के साथ सब्जेक्ट न होने पर सब्जेक्ट के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? इट लिखेंगे। तो आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यह एक मेज है, यह एक मेज है। स्ट्रक्चर हमारा क्या है? स्ट्रक्चर हमारा ट्रांसलेशन का है कि सर्वप्रथम हमको सब्जेक्ट लिखना है। चूंकि सब्जेक्ट है ही नहीं, इसलिए हम इसके स्थान पर क्या लिखेंगे? इट लिखेंगे सब्जेक्ट के स्थान पर। और उसके बाद हमको लिखना होता है वर्ब, तो वर्ब के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? इज लिखेंगे। क्योंकि हमारा एक वचन सब्जेक्ट है, तो एक वचन सब्जेक्ट के साथ हम एक वचन की क्रिया भी लगाएंगे। तो इट के साथ हमने लगा लिया इज, और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? एक मेज। तो अंग्रेजी में एक के लिए हम केवल ए या एन का प्रयोग करते हैं, वन का प्रयोग नहीं करते हैं। कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जहां पर वन का प्रयोग होता है, लेकिन मैक्सिमम जगह पे हम एक के लिए ए या एन का ही प्रयोग करते हैं। तो यह एक कलम है, यह एक कलम है। इसके ट्रांसलेशन के लिए हमने सर्वप्रथम सब्जेक्ट के स्थान पर लिख लिया इट, हमने वर्ब के लिए लिख लिया इज, और ऑब्जेक्ट के जगह पर हमने लिख लिया ए पेन। तो इस प्रकार से दिए गए वाक्यों का हम लोगों ने ट्रांसलेशन आसानी से कर लिया। लेकिन एक महत्वपूर्ण नोट आपके लिए है कि निर्जीव वस्तुओं के लिए यह के अर्थ में दिस तथा इट दोनों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि अगर दिए गए सेंटेंस में कोई निर्जीव वस्तु है और उसमें यह से शुरुआत हो रहा है, यानी वाक्य का जो सब्जेक्ट होगा वो यह होता है, तो हम वहां पर इट के स्थान पर दिस भी यूज कर सकते हैं। यानी यह एक मेज है, इसका ट्रांसलेशन दिस इज अ टेबल। यह एक कलम है, इसका ट्रांसलेशन दिस इज अ पेन, यह भी हो सकता है। यानी निर्जीव वस्तुओं के लिए अगर यह दिया हुआ है तो हम उस यह के लिए इट तथा दिस दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। बताई गई सारी बातों को फटाफट आप अपनी कॉपी में नोट करते चलिए। आइए कुछ और एग्जांपल आपको हम समझाते हैं। मौसम बहुत सुहावना है, मौसम बहुत सुहावना, इसमें सब्जेक्ट न होने के कारण हमको सब्जेक्ट के स्थान पे क्या लिखना है? इट लिखना है। इट इज अ प्लेजेंट वेदर। प्लेजेंट मतलब क्या होता है? सुहावना, मनोरम। वेदर मतलब मौसम, तो इट इज अ वेरी प्लीजेंट वेदर, ये भी हम कह सकते हैं। आज ठंड है, इट इज कोल्ड टुडे। यह जनवरी है, इट इज जनवरी। आज सोमवार है, इट इज मंडे टुडे। कल 5 फरवरी था, इट वॉज 5th फरवरी यस्टरडे। दिए गए वाक्यों में जो आपको सब्जेक्ट दिख रहा है कि ये होना चाहिए, जैसे आज सोमवार है, इसे आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं क्या? कि टुडे इज मंडे। अगर आप ऐसा करते हैं तो बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे दिनों के नाम, महीनों के नाम हम वाक्य के शुरू में कभी नहीं लिखते हैं। इसलिए हम हमेशा इनकी शुरुआत किससे करते हैं? इनकी शुरुआत हमेशा हम इट के साथ करते हैं। तो आज सोमवार है को हम टुडे इज मंडे नहीं कर सकते। कल 5 फरवरी था, इसको हम इस प्रकार से नहीं करेंगे, यस्टरडे वाज 5th फरवरी, इस प्रकार से बिल्कुल नहीं कर सकते। इसका सही ट्रांसलेशन यही होगा कि इट वाज 5th फरवरी यस्टरडे। सन 1942 था, इट वाज 1942। 5 बजे हैं, इट इज 5 o'clock या इट इज 5। 7 बजे थे, इट वाज 7 o'clock या इट वॉज 7। क्योंकि समय के सेंस में अगर पूर्ण नंबर का समय होता है तो हम उसके बाद ओ क्लॉक लगाएं या ना लगाएं, हमारा समय बिल्कुल स्पष्ट होगा। और समय के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो पूरा समय के बारे में ही बनाएंगे कि इंग्लिश में समय कैसे बताएं, इंग्लिश में समय कैसे समझें,
और क्या क्या चीजें उसमें बहुत सारी बातें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाने वाला हूं। तो यहाँ पर बस आप इतना समझ लीजिए कि अगर समय की बात होगी तो हम निश्चित रूप से वहां पे इट का प्रयोग करेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। अभी सुबह है, इट इज मॉर्निंग नाउ। शाम है, इट इज इवनिंग। यानी ऐसा जितना भी सेंटेंस आपको मिलेगा उन सब में अगर सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है आपको तो उनके स्थान पे क्या यूज करना है, तो ऐसे सारे वाक्यों में आपको सब्जेक्ट के स्थान पे यूज करना है इट। एक नोट देते हैं, यदि इज एम आर वॉज वर के अलावा कोई दूसरी क्रिया भी आए तो इट का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी कि सिर्फ इज एम आर वॉज वर की बात नहीं करेंगे। जितनी सारी आप हेल्पिंग वर्ब जानते हैं उन सारे हेल्पिंग वर्ब के बाद यदि कोई मेन वर्ब नहीं आता है तो हम उसके साथ हमेशा इट का प्रयोग करेंगे। लेकिन इन्हीं हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ जब कोई मेन वर्ब आ जाएगा तो हम वहां पर इट का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आइए सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। सोमवार फिर आ गया है। सोमवार फिर आ गया है, अब इसमें आ गया है ये आपका हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो मैंने आपको पहले ही पहली वीडियो में समझा दिया था कि टेंस क्या होता है, कैसे पहचानेंगे। यहां पर गया है, ह मतलब प्रेजेंट टेंस, या ये किसका पहचान, ये परफेक्ट का पहचान है। तो परफेक्ट टेंस की पहचान आपको मिल गई, आप समझ गए भैया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो इसमें निश्चित रूप से हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ क्या होगा, मेन वर्ब। चूंकि टेंस आपको मुझे बहुत सारा पढ़ाना है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाना है, तो परेशान ना हो, बस आप इतना समझते रहें कि जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब आ जाएगा उसमें हमें इट का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। जनवरी समाप्त हो चुकी है, जनवरी हैज एंडेड। यहां पर हैज के साथ क्या आ गया, एंडेड आ गया, यानी एक हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब भी आ गया। तो ऐसे सेंटेंस में हम लोग इट का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो आइए अब हम हियर एंड देयर को भी समझ लेते हैं। हियर को हम हिंदी में समझते हैं यहां, एंड देयर को हिंदी में समझते हैं वहां। तो इनका प्रयोग यहां और वहां के अर्थ में करेंगे। आइए हम समझते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो सभी लोगों से पहले तो हम ये रिक्वेस्ट करेंगे, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आपके मन में जो कुछ भी सवाल हो फटाफट आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा फेसबुक और इंस्टा पेज का लिंक दिया हुआ है, आप वहां भी हमसे बातचीत कर सकते हैं और अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं। तो आइए हियर एंड देयर को हम समझते हैं। लिखा हुआ है, यदि वाक्य में किसी वस्तु अथवा व्यक्ति का होना अथवा न होना पाया जाता है तो यदि स्थान या वस्तु निकट है तो हियर, और यदि स्थान दूर है तो देयर को सब्जेक्ट के स्थान पे लिखते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि कोई ऐसा वाक्य दिया होगा जिसमें व्यक्ति या वस्तु का होना या न होना दोनों हो, मतलब या तो वस्तु हो या न हो, तो उस सेंस में यदि नजदीक के लिए बात करेगा तो हम हमेशा हियर का प्रयोग करेंगे, और दूर की बात करेगा तो देयर का प्रयोग करेंगे। यानी वस्तु वाक्य में उल्लेखित होनी चाहिए, व्यक्ति उस वाक्य में उल्लेखित होना चाहिए। नजदीक होगा तो हियर, दूर होगा तो देयर, चाहे अब वो सेंटेंस आपका अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो। तो आइए हम जरा समझते हैं। एक नोट लिखा हुआ है, वाक्य में यहां शब्द लिखा मिलेगा परंतु वहां शब्द मिल भी सकता है और नहीं भी। अर्थात जिस वाक्य में आपको हियर लिखना होगा वहां वाक्य में आपको यहां अवश्य मिलेगा, और जिस वाक्य में आपको देयर लिखना होगा उस वाक्य में आपको वहां शब्द मिले ये जरूरी नहीं है। आइए हम इन्हें सेंटेंस के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यहां हमारे गांव में मंदिर है, तो सब्जेक्ट स्थान पे हमको लिखना है हियर, तो हम हियर लिख लिए। है के लिए हमने लिख लिया इज, और उसके पश्चात आपने लिख लिया ए टेम्पल। हमारे गांव में मंदिर है, हियर इज अ टेम्पल, यहाँ एक मंदिर है, इन आवर विलेज, हमारे गांव में। तो इस प्रकार से हम ट्रांसलेशन करेंगे। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, फिर हमने वर्ब लिखा, फिर हमने ऑब्जेक्ट लिखा, उसके पश्चात हमने लिख दिया जितनी भी अदर चीजें रहेंगी उन सबको। अगला एग्जाम्पल, यहाँ मिठाई की दुकान है। यहाँ मिठाई की दुकान है तो हमको सबसे पहले यहाँ का अंग्रेजी लिखना होगा, यानी कि हियर, फिर हमने वर्ब लगा लिया, सिंगुलर वर्ब लगा लिया, फिर हमने लगा लिया अपना ऑब्जेक्ट, क्या है, अ स्वीट शॉप, एक मिठाई की दुकान है। यहाँ पर हम इज का ही प्रयोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर दिए हुए जो हमारे सब्जेक्ट हैं वो हमेशा ही किसमें है, सिंगुलर हैं। इसलिए हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी आपका सिंगुलर होगा और ऑब्जेक्ट भी आपका सिंगुलर ही होगा। यहाँ के अर्थ में यहाँ आओ, यहाँ बैठो, हियर का प्रयोग यहाँ स्थान के भाव में भी
किया जाता है। तो आइए समझते हैं, यहाँ आओ ये आदेशात्मक वाक्य, इसे हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इंपेरेटिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही वाक्य की शुरुआत होती है। तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा, कभी सर ने बताया कि हियर को पहले लिखना चाहिए और यहाँ पर हियर को बाद में लिख दिए। तो भैया ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसलिए हमें यहाँ पर वर्ब को पहले लिखना पड़ेगा। तो यहाँ आओ, यहाँ बैठो, इस प्रकार के सेंस में भी हम हियर का प्रयोग करते हैं। आइए कुछ और एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। मेज पर पुस्तकें हैं, मेज पर पुस्तकें हैं। अब यहाँ पर न तो यहाँ दिया हुआ है न तो वहां दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या यूज करेंगे, हमने अभी आपको बताया था कि यहाँ अगर हियर लिखना पड़ेगा तो वाक्य में आपको यहाँ शब्द अवश्य मिलेगा, लेकिन जहां पर वहां लिखना होगा, देयर लिखना होगा, तो वहां पर आपको वहां शब्द देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से हम समझ लिए कि इस वाक्य में कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम सब्जेक्ट के स्थान पे क्या यूज करेंगे, देयर। तो यहाँ पर हमने लिख लिया देयर। देयर आर बुक्स, क्या है, किताबें हैं, पुस्तकें हैं, ऑन द टेबल, मेज पर। इस प्रकार से हमारा ट्रांसलेशन क्या होगा, देयर आर बुक्स ऑन द टेबल। चूंकि हमारी पुस्तकें बहुवचन है, इसलिए हमको बहुवचन की वर्ब का प्रयोग करना पड़ा। गिलास में पानी नहीं था, द्रव्य वाली जो जितनी भी चीजें होती वो सब सिंगुलर माना जाता है, इसलिए गिलास में पानी नहीं था। यहाँ पर हमने ट्रांसलेशन किया, सब्जेक्ट के स्थान पे देयर, था के लिए हमने लगाया सिंगुलर वॉज, और नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट हमने लगाया, क्योंकि अभी आपने पढ़ा हुआ था कि चाहे व्यक्ति या वस्तु हो या न हो, लेकिन उसका उल्लेख होना चाहिए, इसलिए यहां पर हम देयर वॉज नॉट वाटर इन द ग्लास। अगर आपको कोई नेगेटिव सेंटेंस बनाना होगा तो उसके लिए स्ट्रक्चर क्या होता है, तो उसके लिए स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, यानी आपका जो यहाँ पर मेन वर्ब का कार्य कर रहा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, उसके पश्चात जितनी भी आलतू फालतू चीजें होंगी उन सबको हम वाक्य की बिल्कुल अंत में लगाएंगे। तो यहाँ पर सेंटेंस आपका बनेगा, गिलास में पानी नहीं था, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा, देयर वॉज नॉट वाटर इन द ग्लास, गिलास में पानी नहीं था। इस कुएं में मेंढक हैं, तो अब कुएं में मेंढक हैं तो एक मेंढक तो होगा नहीं, तो बहुत सारे मेंढक हैं इसमें। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देयर के साथ क्या यूज करेंगे, आर, यानी प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो देयर आर फ्रॉक्स इन दिस वेल, इस कुएं में मेंढक हैं। छत पर बंदर हैं, तो छत पर बंदर, यहां भी यहां शब्द नहीं दिया हुआ तो यहां पर हम हियर का प्रयोग नहीं करेंगे, और वहां शब्द भी नहीं दिया हुआ इसलिए वहां यहां पर ये समझ लेंगे कि हमको क्या यूज करना है, देयर का ही यूज करना है। तो छत पर बंदर, इसके लिए हमें क्या यूज करना है, देयर। और छत पर बंदर है, एक वचन की बात करेंगे इसलिए हम यहां पर लगाएंगे इज, देयर इज अ मंकी ऑन द रूफ। इस प्रकार से इसका हम ट्रांसलेशन समझेंगे। और कोई बात अगर आपको न समझ में आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हम आपका जवाब तुरंत देने की कोशिश करेंगे और आपका जवाब समय के अंदर आपको देंगे भी। आइए हमने कुछ नोट भी लिखा हुआ है, आपको समझाते हैं। देयर तथा हियर के पश्चात आने वाले नाउन्स के अनुसार ही हम इज, एम, आर, वॉज, वर का प्रयोग करेंगे। क्योंकि एम का प्रयोग तो नहीं हो पाएगा, लेकिन इज, आर, वॉज, वर का प्रयोग करेंगे। में या पर जब छिपा हो तो उसके लिए क्या करेंगे, जिससे किसी वाक्य में में या पर छिपा होता है, वो दिखता नहीं है लेकिन उसका भाव अवश्य होता है। जैसे वहां एक गाय है, तो वहां एक गाय है का मतलब क्या, वहां पर एक गाय है, तो वहां पर एक गाय के लिए हमको देयर का यूज करना पड़ेगा। तो वहां पर एक गाय है, देयर इज अ काउ ओवर देयर, वहां पर ओवर देयर, यहां पर सब्जेक्ट ना होने के नाते हमने देयर लगाया, और वहां शब्द होने के नाते देयर हमने वाक्य के अंत में भी लगाया। तो देयर इज अ काउ ओवर देयर, वहां पर एक गाय है, क्योंकि पर इसमें छिपा हुआ है। यहाँ एक तालाब है, मतलब यहाँ पर एक तालाब है, तो यहाँ पर एक तालाब के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो सब्जेक्ट में आपको देयर लगाना पड़ेगा, लेकिन वाक्य के अंत में क्या आपको लगाना पड़ेगा, हियर, क्योंकि यहाँ भी आ गया है। तो देयर इज अ टैंक हियर, या देयर इज अ पॉन्ड हियर। आप हियर वाले वाक्यों में हियर को वाक्य के अंत में भी कर सकते, जैसे यहाँ हमारे गांव में मंदिर है, तो देयर इज अ टेम्पल इन अवर विलेज हियर, इस प्रकार से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर क्लियर हो तो हम सीधा सीधा हियर का प्रयोग सामने से कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ से आपका आज इट, हियर एंड देयर का हम सिलेबस करते हैं समाप्त। जो भी आपके मन में डाउट हो आप कमेंट में आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके सवाल का जवाब हम समय रहते देंगे। और हमने आपके लिए कुछ एक्सरसाइज दिया है, साथ ही साथ आपको मैंने इसका सॉल्यूशन भी दिया है। तो पहले दिए गए क्वेश्चंस को आप लोग अपनी कॉपी में नोट करें, वीडियो को पॉज करके रोक लें, और आप दिए गए क्वेश्चंस को पहले अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, लिख लें, उसको ट्रांसलेट कर लें, और उसके बाद मेरे द्वारा दिए गए आप
सॉल्यूशन से मैच करवा लें, यानी कि ट्रांसलेशन से मैच करवा लें कि आप कितना सही हैं कितने गलत हैं, क्योंकि मैं आपकी कॉपी चेक करने के लिए वहां पर प्रेजेंट नहीं हूं, लेकिन इस प्रकार से आंसर दे करके मैं आपके साथ रहूंगा, आपकी कॉपी में चेक भी कर लूंगा। तो बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं कि आपका सही है गलत आप कैसे जांचेंगे परखेंगे, उसकी जांच के लिए मैंने खुद ही थोड़ा सा मेहनत कर दिया है, आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ साथियों। तो आप भी मेरे लिए मेहनत करिए, आप भी अपनी पढ़ाई के लिए मेहनत करिए, पढ़िए सीखिए और थोड़ा सा मेरे लिए भी मेहनत कर दीजिए कि इस वीडियो को फटाफट अपने आप सभी साथियों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स में पढ़ने वाले सभी लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए। जो लोग इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग कंपटीशन लेवल का ग्रामर ढूंढ रहे हैं, उनको मैं ये सारी चीजें यहाँ पर दूंगा। तो आप फटाफट सभी के पास वीडियो को शेयर करिए, ज्ञान बांटते रहिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत।